नमस्कार, इन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिय दर्शक। आंखों देखी में आप सभी का स्वागत है। आंखों देखी में हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जो पंजाब के मोहाली में जो धमाका हुआ था उसकी एक सबूत बन के उभरी है और कई अहम राज खोलती हुई नजर आई। पंजाब के मोहाली में इंटेलिजेंस के दफ्तर के बाहर हुए ब्लास्ट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है और वीडियो में एक सफेद रोशनी देखी जा रही है। इस मामले की जांच में पुलिस को रॉकेट लॉन्चर भी बरामद हुआ है। मोहाली में इंटेलिजेंस के दफ्तर के बाहर हुए ब्लास्ट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया और वीडियो में एक सफेद रोशनी दिख रही है और इस मामले की जांच में पुलिस को रॉकेट लॉन्चर बरामद हुआ है। हमले का एक वीडियो भी सामने आया और हमले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब सरकार लगातार इसको लेकर अलर्ट नजर आ रही है और पंजाब सरकार ने इसमें आपको बता दें कि लगभग 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो इसको लेकर अभी तक क्या अपडेट है, सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता अमित कुमार चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जिस तरीके से एक वीडियो सामने आया है, क्या कुछ साजिश हो सकती है जिन्होंने ये धमाका किया था? जी देखिए, बिल्कुल अगर हम सीसीटीवी देखते हैं तो आपको नजर आएगा कि एक गाड़ी क्रॉस हो रही है और चलती गाड़ी, जैसे हम देखें कि विजिलेंस भवन विजिलेंस हेडक्वार्टर ठीक आगे से गाड़ी जाती है, एक हल्का सा फ्लैश होता है, उसके बाद पूरा एक बड़ा से धमाके की रोशनी आपको नजर आएगी, पूरा सिनेरियो हिल जाता है। तो एक चीज और हम कहें, ये कंफर्म हो गया कि जो आरपीजी फायर की गई थी वो गाड़ी में से फायर की गई थी। और उसके बाद अगर हम देखें कि पुलिस को अपने आसपास की तहकीकात में सुबह आरपीजी भी बरामद हो गया। आरपीजी अगर हम कहें कि एक आज महिला सफाई कर्मी को मिला था सुबह, जब वो अपने आसपास, जैसे हम कहते हैं कि नॉर्मल साफ सफाई होती, तब उनको सुबह झाड़ियों में एक आरपीजी पड़ा हुआ मिला, तो वो पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद लगातार छानबीन चल रही है। आरपीजी जहाँ से मिला है, जहाँ पे फायरिंग हुई, उन तक चीजों के ऊपर तहकीकात चल रही है। लोगों का दम डाटा कई अलग अलग पहलुओं से लोगों को पेश किया जा रहा है कि क्या वहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन थी या क्या था, कि जो थर्ड फ्लोर पे आरपीजी फायर की गया वो टारगेटेड था या फिर रैंडम फायरिंग थी। हर एक पहलू की जांच की जा रही है इस मौके पर इसकी। लेकिन हमें जिस तरीके से एक इंटेलिजेंस की बिल्डिंग को निशाना बनाना, ये कितना बड़ा क्या कुछ दर्शाता है कि जिन्होंने इस साजिश को अंजाम दिया था उनके आखिर क्या मंसूबे होंगे कि उन्होंने इंटेलिजेंस के दफ्तर पर हमला किया सीधे? जी देखिए, इस पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पे हमला एक बहुत बड़ा मैसेज है। अगर हम कोई भी, अगर चाहे हम इसे आतंकवाद के एंगल से ले सकते हैं, गैंगस्टर्स के एंगल से, पर ये है कि पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पे हमला एक तरह से सीधे तौर पर पंजाब पुलिस को चैलेंज है। उनका ये मैसेज आप सीधे तौर पर इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर हम आपके एक हेडक्वार्टर्स पर एक ग्रेनेड या फिर एक मिसाइल फायर कर सकते हैं, एक आरपीजी फायर कर सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि हम बाकी किसी भी दफ्तर पे या किसी भी थाने पे हमला कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की है। पर इसके ऊपर अगर हम देखेंगे पंजाब पुलिस की जो कार्रवाई है, तुरंत कार्रवाई की गई, हर एक चीज पेश की गई है, 20 से करीब लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। तो पंजाब पुलिस ने सीधे तौर पर एक चीज नजर आई कि कोई भी इस तरह के हमले उन्हें डरा सकते हैं। और जब पंजाब पुलिस का डरा चलता है तो जैसे कि हमने मुख्यमंत्री भगत मान का स्टेटमेंट सुना था कि ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि जिसने भी हमला किया है, जिसने भी पंजाब का माहौल खराब किया है, उसकी आने वाली पीढ़ियां तक याद रखेंगे। मतलब कि बिल्कुल पुलिस और पंजाब सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, एक्शन मोड में है, और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस चीज की तो उन्होंने मैसेज क्लियर कर दिया है। लेकिन हमें तो अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई और किन पर शिकंजा कसा गया है? देखिए, लगभग 20 के करीब लोगों को अगर हम कहें कि गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर हम कहें कि सर्च के बिना पे या अलग अलग इन्फॉर्मेशन के आधार पे, शक के बिना पे 20 लोगों के करीब को हिरासत में लिया जा चुका है। अभी रिसेंटली जानकारी आ रही है कि अम्बाला के नजदीक से भी एक व्यक्ति को अभी रिसेंटली अरेस्ट किया गया पंजाब पुलिस के इससे जुड़े हुए मामले में। तो लगातार ही पूरे पंजाब में और उसके आसपास सर्च ऑपरेशन जारी है, और जिनके ऊपर भी शक है, पंजाब पुलिस कोई भी, अगर हम कहें कि इसे आंदोलन नहीं छोड़ रही है कि कोई भी संदिग्ध, छोटी से छोटी लीड को भी तराशा जा रहा है, छोटी से छोटी लीड को भी फॉलोअप किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो गुनहगार है उनको उसके इस हमले की सजा दी जाए। लेकिन हमें तो जिस तरीके से एक संगठन है जिसका नाम सिख फॉर जस्टिस है, उसने जिम्मेदारी ली थी तमाम गतिविधियों की और उसके बाद हिमाचल में भी दहलाने की साजिश को लेकर उन्होंने चेतावनी दी थी। तो क्या अभी तक कुछ तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं सिख फॉर जस्टिस के इस धमाके से, या सिर्फ हवाई दावा करता नजर आ रहा है सिख फॉर जस्टिस? हाँ देखिए, सिख फॉर जस्टिस का इससे कनेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। देखिए, लगातार एक लंबे समय से पंजाब जी।
चलिए, अमित का संपर्क टूट चुका है, शायद हमसे फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, वो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि आखिर जिन्होंने इस धमाके को अंजाम दिया, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, आखिर उनकी साजिश क्या है। अभी हमारे साथ हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से अमित कुमार जुड़े हुए थे, जो तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। और जिस तरीके से अमित ने बताया कि लगभग 20 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो गई है और अभी भी कई लोगों पर शिकंजा कसना पंजाब पुलिस का बाकी है। तो पंजाब के मोहाली में इंटेलिजेंस दफ्तर पे हुए आरपीजी अटैक मामला गहरा गया है और असल में मौका वारदात पर जो आरपीजी बरामद हुई है वो रशियन मेड होने का शक है। और ऐसे में शक ये भी है कि शायद इस रूसी आरपीजी को तालिबान से लेकर आतंकियों ने पाकिस्तान के रास्ते यहां भिजवाया हो। कुल मिलाकर हमले के तार खालिस्तान को लेकर पाकिस्तान और तालिबान तक से जुड़ते नजर आ रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो पर हमला करने वालों की सीसीटीवी फुटेज आखिर सामने ही आ गई है, जिसमें साफ तौर में संदिग्धों को देखा जा सकता है। हमले के लिए जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था वो भी फुटेज में साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो पंजाब के मोहाली में इंटेलिजेंस के दफ्तर के बाहर ब्लास्ट हुआ, जिसका सीसीटीवी वीडियो अब सामने आ चुका है। वीडियो में एक सफ़ेद रोशनी देखी जा रही है और इस मामले में जांच की जा रही है। पुलिस को रॉकेट लॉन्चर भी बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस जांच कर रही है और आरोपी को गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस ने आज फरीदकोट से आरोपी निशांत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी निशांत सिंह पर दर्जन भर से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो कुछ दिनों पहले ही जेल से निकला था। निशांत सिंह पर जाली करेंसी, हत्या, डकैती, एनडीपीएस, गुंडागर्दी, हत्या प्रयास जैसे कई केस दर्ज हैं। इसके अलावा मोहाली ब्लास्ट में सामने आए कई आरोपियों में से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार तरनतारन गांव के कुल्ला में रहने वाले निशांत सिंह के साले सोनू को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। सोनू अमृतसर का रहने वाला है। साथ ही मोहाली में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हुए रॉकेट हमले और हाल ही में करनाल में 4 आतंकवादियों के मिलने के बाद से हरियाणा में हाई अलर्ट घोषित हो गया है, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गई हैं। और इसी कड़ी में मधुबन से बम निरोधक दस्ता आज चेकिंग के लिए पानीपत पहुंचा और असेंशन कोर्ट, बस स्टैंड और तमाम हरियाणा के तमाम जगहों पर छानबीन की गई। पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस मुख्यालय पर सोमवार को हुए धमाके को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। मौके पर रॉकेट नुमा चीज ने हमला की आशंका को बढ़ा दिया है और माना जा रहा है कि इंटेलिजेंस की बिल्डिंग पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड के जरिए हमला किया गया। ऐसे में अब इस हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं और राज्य के सीमावर्ती गांव में से हथियारों, गोला बारूद और नशीले पदार्थों के अलावा विस्फोटकों की बरामदगी साफ तौर पर इशारा कर रही है कि पाकिस्तान खालिस्तान आतंकवादी समूह की मदद से पंजाब में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की साजिश है। तो आखिर क्या थी उनकी साजिश जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, जिन्होंने इस हादसा को अंजाम दिया, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मनराज गुर्जर हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं जतेंद्र पॉल जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मनराज गुर्जर जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से पंजाब के मोहाली में जो हादसा हुआ है, जो धमाका हुआ है, उसमें क्या कुछ साजिश थी? जिस तरीके से आज वीडियो सामने आया है उसके बाद कई खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से गाड़ी आती है और सीधे उनका जो टारगेट था इंटेलिजेंस की टीम, सीधे वहां पर उन्होंने धमाका किया। प्रियवर जी, देखिए, पंजाब एक बहुत ही सेंसिटिव स्टेट हमारा है जो पाकिस्तान की सीमा से लगता है और पंजाब की सुरक्षा हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है भारत के लिए, क्योंकि पंजाब में जैसे ही हम बात करते हैं, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल साफ। पंजाब में जब हम बात करते हैं तो पंजाब के अंतर्गत जिस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा और बार बार खालिस्तानी ग्रुप के द्वारा एक थ्रेट पैदा करने का प्रयास लगातार किया जाता रहा है, उसको देखते हुए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने बीएसएफ के शक्ति को थोड़ा बढ़ाया था। मुझे लगता है कि भारत की इंटेलिजेंस इतनी मजबूत है कि इस प्रकार की घटनाओं को बहुत ही जल्दी
उनका जवाब देगी, उनके ऊपर रेखांकित आयामों के साथ उनको देखकर ये समझने का प्रयास करेगी कि ऐसी कौन सा लूप होल हमारे प्रशासनिक तंत्र में रह गया है कि ऐसे घटना यहाँ पर घटित हो रही है। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि पंजाब पुलिस वैसे बहुत बहादुर पुलिस है और पंजाब पुलिस का काम वो बहुत नैतिक दायित्व से कर रही है, लेकिन आजकल पंजाब पुलिस सुरक्षा से बजाय राजनीतिक गिरफ्तारियों में ज्यादा ध्यान दे रही है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पंजाब को, पंजाब की अस्मिता, पंजाब की सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस को ध्यान देना चाहिए। सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार का भी पूरा का पूरा प्रयास वहां पर है और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो सुरक्षा चूक यहाँ पर हुई है, किस प्रकार से खालिस्तानी समर्थन ग्रुप भारत में एक टेरर पैदा करना चाह रहे हैं, उस टेरर को किस प्रकार से हम उनके मुंह से उन्हीं की भाषा में जवाब दे, हमारा सुरक्षा तंत्र, हमारी सेना, हमारा खुफिया तंत्र ये तय करेगा। मैं मानता हूं कि ये हमला, इस प्रकार के हमले पाकिस्तान के द्वारा पहले भी कश्मीर में कई हिस्सों में ये डराने का प्रयास यह रहता है कि भारत के लोगों को डराए, भारत के सूचना तंत्र, भारत के खुफिया तंत्र को डराए। लेकिन मैं प्रियव्रत जी कहना चाहता हूं कि इन घटनाओं से भारत नहीं डरना चाहता। भारत आज आधुनिकता के हथियारों के साथ, आधुनिक आर्मी और आधुनिक नेता के नेतृत्व में पूरे विश्व का लीडरशिप करने के लिए तैयार हैं और हम जल्दी ही इन मसूखों को कामयाब नहीं होने देंगे और इन जो भी इनके लिए दोषी होंगे उनको भारत की सेना, भारत का खुफिया तंत्र, भारत का पुलिस प्रशासन इस पर पकड़कर इन पर एक उचित कार्रवाई करेगा। जितेंद्र पाल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जितेंद्र जी। हाँ जी, हाँ जी सर, सबसे पहले इन न्यूज़ पर आपका स्वागत है और सवाल मेरा यह है कि आखिर पंजाब पुलिस के नाक के नीचे यह धमाका हो जाता है और जिसका वीडियो जिस तरीके से साफ तौर पर सामने आता है और धमाका भी होता है इंटेलिजेंस के दफ्तर पर, कितना बड़ा सवाल अपने आप में है ये। देखिए प्रिया जी, ऐसा है, ये एक घटना नहीं है, ये इंटरलिंक्ड है। जैसे पंजाब में ये धमाका हुआ, उसी तरह उधर धर्मशाला की विधानसभा पे भी खालिस्तानी पोस्टर लगे और नारे लिखे, दीवार पे नारे लिख दिए गए। तो ये एक ही खालिस्तानी फोर्सेस जो हैं, जो पूरे देश में कार्रवाई करने की यत्न में हैं कि कैसे भारत की सुरक्षा को कैसे खतरा दिया जा सकता है, कैसे हमारी डिस्टेबलाइजेशन कैसे की जा सकती है। लेकिन जो पंजाब में हुआ है वो काफी चेतावनी पूर्वक है। हमारी पुलिस काफी सक्षम है इसमें। हमने अभी 2 मुलजिमों को गिरफ्तार भी कर लिया है, निशान सिंह और जगरूप सिंह को तरनतारन से। तो काफी जब से ये घटना हुई है, घटी है, तभी से ये कार्रवाई चल रही है, क्योंकि एक ही दिन की कार्रवाई नहीं हो सकती। इसकी प्लानिंग ना मालूम कब से चल रही हो, तो इसको अंजाम अब दिया गया होगा। क्योंकि इस तरह एक इंटेलिजेंस के दफ्तर पे अटैक करना रॉकेट लॉन्चर से, ये अपने आप में एक बहुत चेतावनी पूर्वक बात है सर। तो लेकिन एक चीज ये भी है ना कि पंजाब अगर इतने सरकार दिनों से वो प्लानिंग कर रहे थे, जितेंद्र पाल जी, अगर इतने दिनों से वो इस घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे तो कोई ना कोई सबूत तो आपको मिल जाने चाहिए थे अब तक। और इस घटना की जब प्लानिंग वो इतने दिनों से कर रहे थे तो शायद इस घटना को रोका भी जा सकता था अगर पंजाब पुलिस अपनी सतर्कता दिखाती और अलर्ट रहती। प्रिया जी, वो मेरा अपना शक है, ये दिनों की बात नहीं हो सकती, ये एक लंबी कार्रवाई हो सकती है। कहाँ प्लानिंग हुई, पाकिस्तान इसके पीछे है, कौन है? क्योंकि गुरपतवंत सिंह एक पन्नू है। हमारी भारत सरकार क्या कर रही है इसमें? उसकी शरेआम धमकियां आ रही हैं, शरेआम धमकियां आ रही हैं। वो क्यों नहीं कार्रवाई होती? उसको क्यों नहीं भारत में रिपोर्ट करवाया जाता? ऐसे लोग जो खालिस्तानी समर्थक हैं, उनके हौसले ऐसे ही तो बढ़ नहीं रहे ना। अब पंजाब में सरकार की बदली हुई है, अभी हमें 50 दिन महज हुए हैं, तो ये कब से साजिश हो रही होगी ये अब तो मालूम नहीं है। लेकिन जो घटना को अंजाम दिया गया है वो आम आदमी पार्टी की सरकार में हुआ है, तो इसके लिए हम चिंतित हैं। हमारी बिल्कुल बिल्कुल, आपको बिल्कुल इसमें बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि पंजाब जो है वो बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर स्टेट होने के नाते पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस और तमाम जो एजेंसियां हैं यहाँ पर उनकी जिम्मेदारी और गहनता हो जाती है और गहनता से उन्हें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करनी चाहिए, नहीं तो इस तरीके की घटनाएं आम बात हो जाएंगी पंजाब के लिए। जितेंद्र पाल जी, ऐसा ही है ना? चलिए मनराज गुर्जर जी।
बिल्कुल प्रियव्रत जी, मैं अभी सुन रहा था जितेंद्र पॉल जी को, और वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार को आए हुए अभी 50 दिन हुए हैं और भारत सरकार क्या चल रही है। बड़ी हंसी आती है। आप अपने नैतिक जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। पंजाब के चुनाव के दौरान पंजाब के चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल जी के बहुत क्लोज रहे कुमार विश्वास जी ने यह आशंका जताई थी कि किस प्रकार से पंजाब में खालिस्तानी ग्रुपों का समर्थन लेकर एक पार्टी सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। और आपके न्यूज चैनल से लेकर पूरे देश में यह बड़ा मुद्दा उठा था, जब एक राजनेता ने यह तक दिया था कि मैं या तो पंजाब का मुख्यमंत्री बनूंगा या फिर स्वतंत्र सूबे खालिस्तान का प्रधानमंत्री। तो कहीं ना कहीं आप इन चीजों से इनकार नहीं कर सकते। और इनकी मंशा से मैं या बिल्कुल भी पंजाब पुलिस पे कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। पंजाब पुलिस बिल्कुल अपना काम कर रही है और करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इन लोगों की है, जिस प्रकार से तुरंत किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पर थोप देना, मैं यहाँ पर यह नहीं कह रहा, भारत सरकार की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है जितनी पंजाब पुलिस की बनती है। लेकिन आजकल तो इनके खिलाफ बोलने से पहले डर लगता है कि पता नहीं कब ये पंजाब पुलिस को हमारे घर पे हमें गिरफ्तार करने के लिए भेज दे। आजकल तो इस प्रकार का टेरर ये पैदा कर रहे हैं। धनराज गुर्जर जी, आप बीजेपी की भाषा बोलते हुए नजर आ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। नहीं, मैं बिल्कुल बीजेपी की भाषा नहीं बोल रहा हूं। मैं एक सत्यता की बात बोल रहा हूं। और प्रियव्रत जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आदरणीय जितेंद्र पॉल जी ने बोला कि केंद्र सरकार क्या कर रही थी, केंद्र सरकार का तंत्र क्या कर रहा था, केंद्र सरकार काम कर रही है, लेकिन पंजाब पुलिस की नाक के नीचे इंटेलिजेंस ऑफिस तक पहुंच जाना, इस प्रकार का हमला एक बड़ी साजिश और बड़े सूचना तंत्र पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। मुझे लगता है कि मेरा पहला सवाल जितेंद्र पॉल जी से यही था कि आखिर ये कितना बड़ा सवाल है कि इंटेलिजेंस की टीम पर हमला हो जाता है और एक गाड़ी आती है और रात के अंधेरे का फायदा उठा के, लगभग समय था लगभग 9:45 का समय, लगभग यही समय था ना, और उस समय ऐसा हादसा हो जाता है कि एक रॉकेट लॉन्चर के जरिए इंटेलिजेंस की टीम पर हमला हो जाता, इंटेलिजेंस की बिल्डिंग पर हमला हो जाता है। जबकि इंटेलिजेंस की बिल्डिंग पर हमला हो जाना, मैं सोचता हूं यह पंजाब की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी चूक है जितेंद्र पॉल जी। क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस के जो लोग हैं वहीं जा सकते हैं अगर बिल्डिंग में। तो निशाना किस पर था मनराज जी, ये मैं समझना चाहूंगा आपसे कि आखिर उनके निशाने पर कौन थे? बिल्कुल प्रियव्रत जी, देखिए, नई सरकार बनी और नई सरकार के जिस प्रकार की एक्टिविटीज थी, तो उसके बाद मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक टेरर पैदा करने का प्रयास है पंजाब में। इंटेलिजेंस को हमला करके सीधा भारत सरकार को चेताने का एक प्रयास हो सकता था कि देखिए, आप कितने भी हो, हम पंजाब में आपके सूचना तंत्र को समाप्त करने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। प्रियव्रत जी, इस घटना को हम हल्के में नहीं ले सकते और बिल्कुल नहीं ले सकते। इसके तार बड़े लंबे हो सकते हैं और इसके तार ये भी नहीं हो सकता, कहा जा सकता कि कहां से जुड़े हैं, क्योंकि जिस तरीके से जस्टिस फॉर सिख ने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली है, उन्होंने कहा कि ये घटना को अंजाम हमने ही दिया है, और फिर जिस तरीके से धर्मशाला को लेकर भी उन्होंने एक चेतावनी दी है, कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस को अब और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। बिल्कुल, मैं वही करना चाह रहा हूं प्रियव्रत जी कि पंजाब पुलिस को बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। और जिस प्रकार का जो माहौल अगर उनके बीच में ये बन रहा है, इसमें सुधार लाकर मुझे लगता है पंजाब पुलिस को अन्य जो राजनीतिक मामलों से बचकर पंजाब की सुरक्षा में ध्यान दे, तो लगता है कि पंजाब के लोगों की और जिस पार्टी को पंजाब के लोगों ने दिल जान से जताकर सत्ता सौंपी है, उसकी अस्मिता भी बच पाएगी। मैं मानता हूं जितेंद्र पॉल सिंह जी इस बात को समझ पा रहे होंगे और इस बात का जवाब भी देंगे कि क्या आज पंजाब पुलिस क्या राजनीतिक गिरफ्तारियों के लिए बन गई है? क्या पंजाब पुलिस दिल्ली के मामलों के लिए वहां से आने के लिए उसके पास समय होता है, लेकिन पंजाब में इस चीज का पता लगाने के लिए पंजाब पुलिस के पास समय नहीं होता है कि कितनी प्रकार की साजिशें पंजाब में हो रही है? पंजाब पुलिस में नए मुखिया भले ही आपको मिल गए हैं, लेकिन पंजाब की अस्मिता, पंजाब की जो इतिहास है, उस इतिहास के साथ किसी प्रकार का खेलवाड़ नहीं होना चाहिए। और देश की सुरक्षा के साथ चूक कहीं ना कहीं पंजाब और पूरे देश के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है। प्रियव्रत जी, जितेंद्र जी जवाब दीजिए तमाम चीजों का। ये जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये या मनराज गुर्जर जी हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, मैंने परिचय कराया था शुरुआत में। अच्छा, नहीं, मैंने तो ये समझा शायद बीजेपी के प्रवक्ता हैं,
जैसे ये एक ही तरफ की बात कर रहे हैं ना, मैंने साफ बताया इनको, फिर मैंने कोई उसमें लुकी छिपी बात नहीं बोली। अभी हमें 50 दिन हुए हैं, हम सर जीत रहे हैं। सवाल ये नहीं कि 50 दिन हो गए या 50 साल हो गए। सर 50 दिन की बात नहीं है जितेंद्र पॉल जी, आप ये जिम्मेदारियों से बात है भागने कि की अपनी सुरक्षा की, आदत को पंजाब की छोड़िए जनता सर। की ये सुरक्षा की 50 बात दिन है की सर। बात नहीं है, आपको एक दिन भी, आप ये क्या बात कर रहे हो? 50 दिन में 50 दिन कोई खेल होता है क्या सर? आप सुन लेना, आप सुन लेना। ऐसे वो एक तो कान में लगाया, उसमें डिस्टर्बेंस बहुत हो रही है। देखिए 50 दिन में सरकार क्या कर सकती है? ये जो घटनाएं ऐसी देश को तोड़ने वाली घटनाएं होती हैं, ये किसी ऐसे नहीं है भी इसमें सरकार का कोई रोल हो, ऐसी कोई बात नहीं सर, होती। सरकार का पूरी तरीके से रोल हो सकता है घटनाओं को बचाने में, पुलिस को अलर्ट करने में, सुरक्षा को अलर्ट करने में, आपने प्रशासन को सख्त करने में। मैं उसके जी आगे आने वाला हूं भी। सरकार का जो रोल है हाँ। वो तभी मालूम होता है जब ऐसी घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई की जाए। हमने कार्रवाई की, गिरफ्तारियां हुई, ये मालूम हो गया। ये अच्छी बात है जितेंद्र पॉल जी, अच्छी बात है, लेकिन जिम्मेदारियों से मत भागिए। 50 दिन का नाम मत लीजिए। अच्छी बात है आपने कार्रवाई की और होना चाहिए। धर्मशाला की घटना हुई, वो भी इसके साथ लिंक्ड है क्या? आप 50 दिन का नाम लेकर क्या बताना चाह रहे हो? 50 आप क्या आरोप, आप फिर क्या किसी राजनीतिक दल या किसी व्यवस्था के ऊपर थोपना चाहते हो? हिमाचल प्रदेश की सरकार तो पिछले 4 साल से है, तो वहां कैसे ये कार्रवाई होगी? हम लोगों को अपने इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब एक नई सरकार बनती है, अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है जो सेपरेटिस्ट लोग करते हैं, 50 दिन कोई छोटी बात नहीं होती है। इस देश में तो 13 दिन की भी सरकारें बनी थी। बोल सकते ये सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है? अब सरकार ने तो पूरी कोशिश कर रही है उसमें। आप ही के पुराने मुखिया, आप ही की आम आदमी पार्टी को सिचुआने बड़े नेता ने आरोप लगाया आप पे, आप लोगों पे आरोप लगाया। मैं आपकी कुमार विश्वास वाली बात का भी जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल दीजिए, जवाब दीजिए। ये ऐसे कुमार विश्वास जैसे लोग ही होते हैं जो इनको वो प्रवोक करते हैं। ये जो सेपरेटिस्ट लोग हैं ना, इनके पीछे कोई ना कोई ताकत तो होती है ना। हमें देश को बचाने वाली बात करनी चाहिए। आप तो वही बात कर रहे हैं कि जिस देश को बचाने वाली बात करनी चाहिए, तोड़ने वाली बात नहीं करनी चाहिए। जितेंद्र पॉल जी, आप लोगों की मंशा को वो स्पष्ट कर रहे हैं। आप किसी पर इस प्रकार आरोप नहीं लगा सकते। आप तो वही बात हो गई, जिस घर की नमक खाया उसी घर को आप तोड़ने की बात कर रहे हो। 1984 के बाद बहुत विश्वास नहीं आम आदमी पार्टी सर, को अपने एक एक करके बोल लीजिए। जनता को भी नहीं समझ में आ रहा, मुझे भी नहीं, और आप दोनों को भी एक दूसरे की बातें नहीं समझ में आ रही होंगी। जितेंद्र जी सबसे पहले आप बात रखिए अपनी, और फिर मनराज जी। ऐसा है, मैं बता रहा था भी पंजाब एक वल्नरेबल स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है। पाकिस्तान की हमेशा यही कोशिश रही है भी उसे कोई आसान सा रास्ता मिल जाए घुसपैठ करने के लिए। अब तो 50 किलोमीटर का जो एरिया है वो बॉर्डर एरिया, वो तो बीएसएफ के अंडर आ गया है। ये इसमें अभी धीरे धीरे सारा कुछ प्रूव हो जाएगा। अभी आप 1-2 दिन में, अभी दूसरा दिन तीसरा दिन है, मालूम हो जाएगा कौन इसके पीछे है। और ये भी मालूम हो जाएगा। सर, लगता नहीं कि आपको कि इसमें पंजाब पुलिस ज्यादा समय ले रही है कुछ इस घटना का खुलासा करने में? शरेआम बयान दे रहा है, शरेआम वो भारत को तोड़ने वाली बात कर रहा है, तो क्यों नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेती? सर, ये जिम्मेदारियों से मत भागिए प्लीज। सेंट्रल गवर्नमेंट और इन दोनों के बीच में, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में पिस कौन रही है? जनता है, ये आप भी समझ लीजिए। और वही जनता है जिसने आपको सरकार में भेजा है, और उसी जनता की सुरक्षा है आपके भरोसे है। राम भरोसे सुरक्षा नहीं है, आपके भरोसे सुरक्षा है। ये सुरक्षा जैसे ये दुर्घटना हुई है तो तुरंत कार्रवाई हो रही है ना। वो ऐसे तो नहीं हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं सभी। जितेंद्र पॉल जी, मुझे लगता है कि पूत के जो पांव होते हैं वो पालने में ही दिख जाते हैं। जितेंद्र जी वो हमने पकड़ लिए हैं। पूत के पांव जो होते हैं वो पालने में ही दिख जाते हैं। उनसे अभी सारी बात सामने आएगी ना इसके पीछे। लेकिन आपकी सरकार, मुझे नहीं लग रहा कि जिस तरीके से आपकी सरकार ने कार्रवाई की है इसमें, अब तक तो इसके सारे तार खोल के रख देने चाहिए थे। कैसे? अब तक तो इसके सारे तार खोल के रख देने चाहिए थे। अब तो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया। अभी तक सर ऐसे नहीं होता। सर कैसी बात करते हैं आप?
तो ये कैसे अपना जो धर्मशाला में लोग पहुंच गए, क्या किया उन्होंने अभी तक? सर ये इससे मत भागिए सर, पंजाब पे रहिए, आप पंजाब की चीजों को जवाब दीजिए, क्योंकि आज मुद्दा पंजाब का है। आप धर्मशाला को लेकर आप बीजेपी को टारगेट कर लेते हैं। फिर आज कोई एक टेररिस्ट अटैक हुआ है और दूसरे दिन उसके जो कॉर्पोरेट सर आज तीसरा दिन आ जाएंगे। सर तीसरा दिन है आज। और जिन्होंने जो अपराधी थे उनका जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आया, वो एक कार में सवार होकर आए थे, तो अब तक तो कार को भी ट्रेस कर लेना चाहिए था। नहीं, ऐसे आप इसको क्या साधारण कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं, साधारण कार्रवाई नहीं है। नहीं, ये साधारण कार्रवाई सर, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से घटनाएं हुई हैं कि पंजाब से 4 आतंकी निकल के करनाल पहुंच जाते हैं और दिल्ली को दहलाने की उनकी साजिश थी। पंजाब में उन्हें नहीं गिरफ्तार किया गया, पंजाब में ड्रोन के जरिए हथियार गिरा दिए जाते हैं, पंजाब पुलिस को इसकी भनक भी नहीं लगती है, और उसके बाद जब वो आतंकी पंजाब से निकल के करनाल पहुंच जाते हैं तब भनक लगती है। ऐसी कार्रवाई हो रही है तो क्या सेंट्रल फोर्सेस जिम्मेदार नहीं है? नहीं, बिल्कुल सब जिम्मेदार हैं भाई। जनता की सुरक्षा केंद्र सरकार केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है उसके लिए, राज्य सरकार भी जिम्मेदार है राज्य सरकार किस तरह से पूरी तरीके से। सर मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा हूं, उसमें केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है और आप भी जिम्मेदार है। पाकिस्तान से आ रहा है तो राज्य सरकार कैसे जिम्मेदार होगी उसमें? सर अगर उसमें केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है और राज्य सरकार भी पूरी तरीके से जिम्मेदार है। एक मिनट जवाब लें जी। आप एक बात स्पष्ट हमारी सुन ले जी। जब भी कोई टेररिस्ट कार्रवाई होती है तो राज्य सरकार इसमें कैसे सीधे से आकर आप उसको दोषी मान रहे हैं? राज्य सरकार नहीं, मैंने सीधे तौर पर कहा कि जनता की जो सुरक्षा है वो केंद्र सरकार के भी अधीन है और राज्य सरकार के भी अधीन है, सीधे तौर पर। देखिए मेरी बात सुने जी। कम शब्दों में अपनी बात को रखिएगा जितेंद्र पॉल जी, समय का अभाव है थोड़ा सा। तो कार्रवाई जिस स्टेट में हो रही है जिम्मेवारी तो उन्हीं पर आएगी ना पूरी तरीके से। लेकिन वो स्टेट हमारी सरकार बहुत तुरंत उन्होंने एक्शन लिया, 2 मुलजिम पकड़े भी गए। अब देखते हैं वो टेररिस्ट फोर्सेस का हिस्सा है या नहीं है। अभी तो तीसरा दिन ही चल रहा है ना। बिल्कुल दिन चलते रहेंगे, महीने चलते रहेंगे, साल बीत जाएंगे और पंजाब पुलिस कहती रहेगी कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल समय का अभाव है, समय अब इजाजत नहीं दे रहा है। मैं फिलहाल आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आंखों देखी में एक वीडियो सामने आया है और वीडियो सामने आते ही जिस तरीके से वीडियो में यह दिखाया जा रहा है कि एक सफेद गाड़ी आती है और सफेद गाड़ी आने के बाद से एक सफेद लाइट सी जलती है और वो लाइट जो होती है वो इंटेलिजेंस के दफ्तर पर धमाके की लाइट होती है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर पंजाब पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है और तमाम जो एजेंसियां हैं वो क्या इसमें रुख अपनाती हैं। फिलहाल आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ के साथ। नमस्कार।